सूर्यास्त के बाद कभी खुले आसमान को ध्यान से देखा है? पहले तो बस एक दो चमकीले बिंदु दिखते हैं, फिर धीरे धीरे मतलब पूरा आसमान जैसे हीरों से भर जाता है। हाँ, अनगिनत। कुछ टिमटिमाते हैं, कुछ एकदम शांत चमकते हैं। मैं तो बचपन में हमेशा यही सोचता था कि ये सब बस अलग अलग साइज के तारे हैं। और यही सबसे आम धारणा है, लेकिन असलियत उससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। उन शांत चमकने वाले बिंदुओं में से कुछ असल में हमारी तरह ही दुनियाएं हैं, ग्रह। अच्छा। आज हम इन्हीं आसमान में बिखरे हीरों के पीछे की कहानी और विज्ञान को समझने वाले हैं। हमारा विषय है सौर मंडल में पृथ्वी। और इसके लिए हमारी जानकारी का स्रोत है कक्षा 6 की भूगोल की एनसीईआरटी की किताब। अब कोई सोच सकता है कि भाई छठी क्लास की किताब में क्या नया होगा? ये सवाल आता है। लेकिन हमारा मिशन आज इसमें छुपे उन अद्भुत तथ्यों और कनेक्शंस को निकालना है जो अक्सर पहली बार में नजर नहीं आते। हम ब्रह्मांड में अपने पते को समझने की कोशिश करेंगे एकदम शुरू से। तो चलिए इस ब्रह्मांडीय यात्रा की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि रात के आसमान की एक साधारण सी झलक हमें अपने अस्तित्व के बारे में कितना कुछ बता सकती है। बिल्कुल। तो रात में दिखने वाली हर चमकती चीज एक जैसी नहीं होती। कुछ टिमटिमाते हैं और कुछ नहीं। और फिर चांद है जो हर रात अपना आकार बदलता है, पूर्णिमा की पूरी चमक से लेकर अमावस्या के अंधेरे तक। इन सबको खगोलीय पिंड यानी सेलेस्टियल बॉडीज कहा जाता है। लेकिन इनके बीच सबसे बुनियादी फर्क क्या है? सबसे बड़ा फर्क है ऊर्जा के स्रोत का। तारे यानी स्टार्स असल में विशाल गर्म गैस के गोले हैं। ओके। वे इतने बड़े और गर्म होते हैं कि उनके केंद्र में मतलब परमाणु प्रतिक्रियाएं होती हैं, जिससे वो अपनी ऊष्मा और प्रकाश पैदा करते हैं। हमारा सूर्य भी एक तारा ही है। अच्छा। और वो हमें छोटे इसलिए दिखते हैं क्योंकि वे अविश्वसनीय रूप से दूर हैं, बहुत ज्यादा दूर। तो तारे अपनी रोशनी के जनरेटर खुद हैं, और ग्रह वे तो फिर दूसरों की रोशनी में चमकते होंगे। रोशनी से रोशन होती है। प्लैनेट शब्द का मूल भी बहुत दिलचस्प है। ये ग्रीक शब्द प्लैनेटाई से आया है, जिसका मतलब है घूमने वाले या वॉन्डरर्स। घूमने वाले। हाँ, क्योंकि प्राचीन खगोलविदों ने देखा कि जहाँ ज्यादातर तारे अपनी जगह पे स्थिर रहते थे, वहीं कुछ बिंदु रात दर रात अपनी स्थिति बदलते थे, तो उन्होंने उन्हें घूमने वाले नाम दे दिया। ये कमाल है। मतलब उन्होंने सिर्फ देखकर ही ये पता लगा लिया कि कुछ चीजें अलग व्यवहार कर रही हैं। हाँ। लेकिन एक सवाल जो हमेशा मेरे मन में आता है, अगर आसमान में इतने सारे तारे और ग्रह हैं, तो दिन में वे सब कहाँ चले जाते हैं? हम उन्हें क्यों नहीं देख पाते? इसका जवाब सिर्फ ये नहीं है कि सूर्य बहुत चमकीला है, बल्कि हमारा वायुमंडल भी इसमें एक बड़ा किरदार निभाता है। अच्छा, वो कैसे? जब सूर्य की रोशनी हमारे वायुमंडल के कणों से टकराती है, तो नीले रंग की रोशनी सबसे ज्यादा बिखर जाती है, जिसे रेले स्कैटरिंग कहते हैं। ओके, रेले स्कैटरिंग। और इसी वजह से हमें आसमान नीला दिखाई देता है। ये नीली चादर इतनी चमकदार होती है कि उसके पीछे तारों की हल्की रोशनी दिन में पूरी तरह छिप जाती है। अच्छा, तो आसमान का नीला रंग ही उन तारों को छिपाने वाला एक तरह का पर्दा है। ये सिर्फ सूरज की चमक से ज्यादा गहरी बात है। बिल्कुल। अब रात में जब हम इन तारों को देखते हैं, तो वे अक्सर कुछ पैटर्न या डिजाइन बनाते हुए दिखते हैं। भारत में हम जिसे सप्तर्षि कहते हैं, वो शायद सबसे जाना पहचाना पैटर्न है। इन्हें नक्षत्र मंडल कहते हैं ना? हाँ, कॉन्स्टलेशंस। और ये सिर्फ सुंदर पैटर्न नहीं है, ये प्राचीन दुनिया के जीपीएस थे। जीपीएस? हाँ, जब लोगों के पास कंपास नहीं थे, तब वे रात में दिशाएं जानने के लिए इन्हीं का इस्तेमाल करते थे। खास तौर पर ध्रुव तारे यानी पोल स्टार का, जो हमेशा उत्तर दिशा में एक ही जगह पर स्थिर रहता है। मैंने पढ़ा है कि सप्तर्षि की मदद से इसे खोजना बहुत आसान है। बहुत आसान। सप्तर्षि के जो दो तारे सबसे आखिर में हैं, जिन्हें संकेतक तारे कहते हैं, उन्हें मिलाते हुए अगर एक सीधी रेखा खींची जाए, तो वो सीधे ध्रुव तारे की ओर इशारा करती है। सही कहा। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात है। क्या ध्रुव तारा हमेशा से हमारा उत्तर का तारा रहा है और हमेशा रहेगा? मुझे तो लगता है हाँ, तभी तो उसे ध्रुव तारा कहते हैं, मतलब स्थिर। असल में नहीं। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते हुए एक लट्टू की तरह हल्का सा डगमगाती भी है। यह प्रक्रिया बहुत धीमी है, लगभग 26,000 साल में एक चक्कर पूरा होता है। 26,000 साल? हाँ, इसे अक्षीय पुरस्सरण या एक्सियल प्रेसेशन कहते हैं। इस डगमगाहट की वजह से हजारों साल पहले हमारा ध्रुव तारा कोई और था,
और आज से लगभग 12,000 साल बाद वेगा नाम का एक बहुत चमकीला तारा हमारा नया ध्रुव तारा होगा। कमाल है। मतलब जिसे हम ध्रुव या स्थिर मानते हैं वो भी ब्रह्मांड के पैमाने पर अस्थायी है। एग्जैक्टली। तो ये तारे और नक्षत्र मंडल तो अरबों किलोमीटर दूर हैं, थोड़ा घर के करीब आते हैं हमारे अपने मोहल्ले में, यानी सौर मंडल में। यहाँ का मुखिया कौन है? यहाँ का मुखिया बिना किसी शक के सूर्य है। सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम, सूर्य 8 ग्रह, उनके उपग्रह और क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड जैसे लाखों छोटे पिंडों का एक परिवार है। और सूर्य इस परिवार को सिर्फ अपनी रोशनी से नहीं बल्कि अपने विशाल गुरुत्वाकर्षण बल से एक साथ बांधी रखता है। और ये जो ऊर्जा देता है वो आती कहाँ से? ये सिर्फ एक गर्म गैस का गोला तो नहीं हो सकता? बिल्कुल नहीं। सूर्य एक विशाल न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर है। न्यूक्लियर फ्यूजन? हाँ। इसके केंद्र में अत्यधिक दबाव और तापमान के कारण हाइड्रोजन के परमाणु मिलकर हीलियम में बदल रहे हैं। इस प्रक्रिया में भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है जो प्रकाश और ऊष्मा के रूप में हम तक पहुंचती है। और ये हमसे लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, फिर भी इसकी ऊर्जा यहाँ जीवन को संभव बनाती है। सोचिए। और इसी मुखिया के चारों ओर 8 ग्रह अपनी अपनी कक्षाओं यानी ऑर्बिट्स में चक्कर लगाते हैं। सूर्य से दूरी के क्रम में हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। इन्हें याद रखने का एक मजेदार अंग्रेजी तरीका भी है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। ये काफी पॉपुलर है। हर ग्रह की अपनी एक कहानी है। जैसे बुध, जो सूर्य के सबसे नजदीक है, अपना 1 साल सिर्फ 88 दिनों में पूरा कर लेता है। सिर्फ 88 दिन? हाँ, जबकि सबसे दूर नेपच्यून को एक चक्कर लगाने में 165 साल लग जाते हैं। 165 साल। लेकिन मुझे हमेशा शुक्र और पृथ्वी के जुड़वा होने वाली बात हैरान करती है। स्रोत में लिखा है कि शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा कहते हैं क्योंकि उसका आकार लगभग पृथ्वी जैसा ही है। हाँ। पर सिर्फ आकार में एक जैसे होने से क्या होता है जब एक पर जीवन है और दूसरा एक जलती हुई भट्टी जैसा है? आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया और यही इस तुलना को इतना महत्वपूर्ण बनाता है। शुक्र एक तरह से पृथ्वी की वो कहानी है जो बहुत गलत रास्ते पर चली गई। अच्छा। उसका वायुमंडल इतना घना और कार्बन डाइऑक्साइड से भरा है कि वहां एक अनियंत्रित ग्रीन हाउस प्रभाव यानी रनअवे ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा हो गया है। नतीजा, उसकी सतह का तापमान 450 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा है। 450 डिग्री? हाँ, इतना कि सीसा भी पिघल जाए। हाँ। तो ये एक अजीब जुड़वा रिश्ता है, आकार में एक जैसे लेकिन हालात बिल्कुल अलग। तो शुक्र हमें एक तरह की चेतावनी देता है कि किसी ग्रह का संतुलन कितना नाजुक हो सकता है। बिल्कुल। अच्छा, पहले तो 9 ग्रह हुआ करते थे, प्लूटो भी था, उसे इस परिवार से क्यों निकाल दिया गया? क्या हुआ था? 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने ग्रह होने की परिभाषा को और स्पष्ट किया। उन्होंने 3 शर्तें रखी। 3 शर्तें? हाँ, पहली, पिंड को सूर्य की परिक्रमा करनी चाहिए। दूसरी, उसे लगभग गोल होना चाहिए। और तीसरी, उसने अपनी कक्षा के आसपास के क्षेत्र को साफ कर दिया हो, मतलब वहां कोई और बड़ा पिंड ना हो। ओके। प्लूटो आखिरी शर्त पूरी नहीं कर पाया, इसलिए उसे ग्रहों की श्रेणी से हटाकर एक नई श्रेणी बौना ग्रह या ड्वार्फ प्लैनेट में डाल दिया गया। तो ये विज्ञान की खूबसूरती है कि नई जानकारी के साथ परिभाषाएं भी बदलती हैं। हाँ, वो विकसित होती हैं। तो अब हमारे सौर परिवार में 8 ग्रह हैं और अब आते हैं अपने घर पर, पृथ्वी। हाँ। क्या चीज इसे इतना खास, इतना अनोखा बनाती है? 3 चीजें, सही जगह, सही सामग्री और सही माहौल। पृथ्वी सूर्य से न तो बहुत दूर है और न ही बहुत पास। यह एक ऐसे क्षेत्र में है जिसे गोल्डीलॉक्स जोन कहते हैं। गोल्डीलॉक्स जोन? हाँ, मतलब जहां सब कुछ जस्ट राइट हो। एग्जैक्टली। जहां तापमान ऐसा है कि पानी तरल अवस्था में रह सकता है। और पानी जीवन के लिए सबसे जरूरी चीज है। बिल्कुल। दूसरी चीज है सामग्री। पृथ्वी पर वे सभी तत्व मौजूद हैं जो जीवन के निर्माण के लिए चाहिए। और तीसरा, यहाँ एक सुरक्षा कवच जैसा वायुमंडल है जिसमें ऑक्सीजन जैसी जीवन देने वाली गैसें हैं और जो हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से भी बचाता है। और अंतरिक्ष से देखने पर ये नीली दिखती है। हाँ, क्योंकि इसकी 2/3 सतह इसी जीवन देने वाले पानी से ढकी है, इसीलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं, ब्लू प्लैनेट। स्रोत में इसके आकार के बारे में भी एक दिलचस्प बात लिखी है। ये पूरी तरह गोल नहीं है, बल्कि ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है। थोड़ी सी। इसीलिए इसके आकार को भू आब या जियोइड कहा जाता है,
जिसका मतलब ही है पृथ्वी जैसा आकार। हाँ, मतलब पृथ्वी का अपना ही एक यूनिक आकार है जिसे किसी और चीज से नहीं बल्कि खुद पृथ्वी से ही परिभाषित किया जाता है। अब बात करते हैं पृथ्वी के उस साथी की जो रातों को रोशन करता है, चंद्रमा। ये हमारा एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। ये हमें इतना बड़ा क्यों दिखता है? सिर्फ इसलिए क्योंकि ये हमारे बहुत करीब है, लगभग 3,84,000 किलोमीटर दूर। ओके। असल में इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का सिर्फ 1/4 है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प पहेली है। क्या? हम पृथ्वी से चंद्रमा का हमेशा एक ही हिस्सा क्यों देख पाते हैं? उसका दूसरा हिस्सा, जिसे डार्क साइड कहते हैं, वो हमेशा हमसे छिपा क्यों रहता है? इसका जवाब बड़ा मजेदार है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है। और मजे की बात यह है कि ठीक इतने ही समय में वो अपनी धुरी पर भी एक चक्कर लगाता है। एक परफेक्ट तालमेल। हाँ, इसी परफेक्ट तालमेल, जिसे टाइडल लॉकिंग कहते हैं, की वजह से उसका एक ही चेहरा हमेशा हमारी तरफ रहता है। ये एक ब्रह्मांडीय नृत्य जैसा है। और ये जानना भी जरूरी है कि चंद्रमा पर जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां नहीं है। अच्छा। है ना पानी, उसकी सतह पर बस पर्वत, मैदान और बड़े बड़े गड्ढे हैं। नील आर्मस्ट्रांग जब 21 जुलाई 1969 को वहां उतरे तो उन्होंने उसे एक शानदार वीराना कहा था। मुझे याद है बचपन में मैं टूटते तारे को देखकर हमेशा एक विश मांगता था। सभी मांगते थे यार। लेकिन स्रोत बताता है कि जिन्हें हम टूटता तारा कहते हैं वो असल में उल्कापिंड होते हैं। ये जानकर थोड़ा मजाक किरकिरा हो गया था कि वो बस एक जलता हुआ पत्थर का टुकड़ा है। वो असल में तारे नहीं होते। उल्कापिंड चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े हैं। जब वे तेजी से पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते हैं तो हवा के साथ घर्षण से जल उठते हैं और एक चमकदार लकीर बनाते हैं। सौर मंडल में इनके अलावा क्षुद्र ग्रह यानी एस्ट्रॉइड्स भी हैं, जो ज्यादातर मंगल और बृहस्पति के बीच एक बेल्ट में घूमते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये शायद किसी ऐसे ग्रह के टुकड़े हैं जो कभी बन ही नहीं पाया। तो हमने अपने सौरमंडल को समझ लिया, लेकिन क्या ये कहानी का अंत है या हम किसी और बड़ी चीज का हिस्सा हैं? हम एक बहुत बहुत बड़ी संरचना का हिस्सा है। हमारा पूरा सौर मंडल एक आकाशगंगा यानी गैलेक्सी का हिस्सा है। हमारी गैलेक्सी? हाँ, हमारी आकाशगंगा का नाम मिल्की वे है। ये तारों, धूल और गैस का एक विशाल घूमता हुआ शहर है जिसमें हमारे सूर्य जैसे 100 अरब से भी ज्यादा तारे हो सकते हैं। 100 अरब? हाँ। और प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में बहने वाली प्रकाश की एक नदी के रूप में की गई थी, इसीलिए इसका नाम आकाशगंगा पड़ा। ये कितना काव्यात्मक है। बिल्कुल। और ये कहानी आकाशगंगा पर भी खत्म नहीं होती। इससे भी बड़ा कुछ है। हमारी आकाशगंगा जैसी अरबों आकाशगंगाएं मिलकर इस ब्रह्मांड यानी द यूनिवर्स का निर्माण करती हैं। ये कल्पना करना भी मतलब मुश्किल है कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है। हम सब इसी विशाल फैलते हुए ब्रह्मांड का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। तो आज हमने तारों और ग्रहों के बीच के बुनियादी फर्क को समझा, अपने सौर परिवार के हर सदस्य की अनोखी कहानी जानी, ये देखा कि कैसे शुक्र पृथ्वी का एक चेतावनी देने वाला जुड़वा है। बिल्कुल। और अंत में आकाशगंगा और ब्रह्मांड में अपनी छोटी सी जगह को पहचाना। और यह सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाता है जो स्रोत में भी पूछा गया है। क्या अब आप ब्रह्मांड से अपना संबंध महसूस कर सकते हैं? इसी स्रोत में प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट का भी जिक्र है, जिन्होंने बताया था कि चंद्रमा और ग्रह सूर्य के परावर्तित प्रकाश के कारण चमकते हैं। ये सोचना कितना कमाल का है कि आज से 1500 साल पहले बिना किसी टेलीस्कोप के सिर्फ गणित और रात भर के अवलोकन से आर्यभट्ट इस नतीजे पर पहुंचे। यह विज्ञान के सबसे बुनियादी सिद्धांत को दिखाता है कि आप जो देखते हैं उसके पीछे का क्यों समझना। ये सिर्फ एक अवलोकन नहीं था, ये वैज्ञानिक सोच की एक बहुत बड़ी छलांग थी। ये दिखाता है कि ब्रह्मांड को समझने की हमारी जिज्ञासा कितनी पुरानी और गहरी है। तो चलिए आज की इस चर्चा को एक विचार के साथ समाप्त करते हैं। आर्यभट्ट ने सिर्फ ये देखकर कि कुछ तारे अपनी जगह बदलते हैं और उनकी चमक घटती बढ़ती है, ये अनुमान लगा लिया कि वे हमारे सौरमंडल का हिस्सा हैं और सूर्य से रोशन होते हैं। तो सवाल ये है कि आज की इस तकनीकी दुनिया में जहां हमारे पास हर तरह का डेटा है, क्या हम अपने आसपास की दुनिया में ऐसे पैटर्न देखने की क्षमता खो रहे हैं? क्या हम जानकारी के शोर में अवलोकन की उस बुनियादी कला को भूल रहे हैं?